हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन यूट्यूब चैनल रामजीलाल क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने आपको फिजिक्स का कुछ बेसिक सिस्टम बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट के फर्स्ट वीडियो की बात करते हैं। इसमें फिजिक्स का सिलेबस क्या है, पूरे इंटरमीडिएट का, पूरे साल में आपको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज चैप्टर, यूनिट क्या इसकी हैं, ये सारा सिलेबस बताते हैं और कैसे आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल कहाँ से ज़्यादा आते हैं, ये सब इस सारे वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए देखिए, जो हमारे क्लास 11 का क्लास 12 का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है। अगर हम एनसीईआरटी पैटर्न पर बात करें तो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर इसको दो बुकों में डिवाइड किया गया है। पेपर एक ही बनता है लेकिन इसकी बुकें दो हैं, एक फर्स्ट बुक, एक सेकंड बुक। ये दोनों बुकें आपको पूरे साल में कवर करनी होती हैं। फर्स्ट बुक की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ यूनिट हैं। पहली यूनिट जो आपकी है, यूनिट फर्स्ट, वो यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें साइंटिफिक वर्ड होते हैं जो इंग्लिश टर्म से अच्छे समझ में आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसको। स्टैटिक। इसमें विशेषता क्या होती है, वैद्युतिकी जो आपकी है, ये वैद्युतिकी में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वो आवेश, चार्ज। इसमें पूरे चार्ज का रोल होता है और ये चार्ज जब तक रेस्ट पर रहता है, जब तक ये चार्ज रेस्ट पर रहता है तब तक हमारी स्थिर वैद्युतिकी होती है। ये रेस्ट पे होते हुए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बनाता है, क्या क्या चीजें अपने आप जनरेट कर लेता है, ये सब स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। जैसे एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर वैद्युत विभव बनाता है। ये कुछ पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। इस स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टरों को डिवाइड किया गया है। एक चैप्टर आपका बनता है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये आपका इसमें फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ये पहला चैप्टर है। लेकिन कुछ अन्य बुकों में अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका वैद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम है, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ये आपके पहले चैप्टर का पूरा भाग है। अगर बात करें हम दूसरे चैप्टर की, तो जो दूसरा चैप्टर आपका है चैप्टर सेकंड,
वो आपका है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये दो चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में है। इन दोनों चैप्टर में जो आपका चार्ज रहेगा, ये चार्ज होगा, ये रेस्ट पर रहेगा, और रेस्ट पे होते हुए जितनी इसके साथ फेनोमेना होंगी, जितनी घटनाएं होंगी, वो सब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है, जिसमें आपके दो चैप्टर हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। ये काफी बड़ा चैप्टर है। इन दोनों से मिला करके लगभग बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के अंक से प्रश्न पूछे आते हैं आपसे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल आते हैं। चूंकि हमारी जो फिजिक्स है इंटरमीडिएट की, वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग आपका है थ्योरी का, दूसरा भाग आपका कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशन, और जो तीसरा इसका भाग है वो है न्यूमेरिकल। ये 3 भागों में ये फिजिक्स के चैप्टर डिवाइड होते हैं। थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, थ्योरी को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन समझ में आएंगे। अगर ये चीज समझ में आती है तो आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे समझ में आएंगे। और न्यूमेरिकल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स का सबसे जो मजबूत भाग है वो न्यूमेरिकल है। सबसे अच्छे अंक जो मिलते हैं वो न्यूमेरिकल से मिलते हैं आपको। इसलिए न्यूमेरिकल आपको समझने के लिए थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। थ्योरी के कॉन्सेप्ट से ही न्यूमेरिकल समझ में आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए आपको मैथमेटिकल सिस्टम ठीक से आना चाहिए, और इस जो कि फिजिक्स की भाषा होती है वो गणित की भाषा से ही सारे कैलकुलेशन वगैरह, मैथ के फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे यूज होते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो न्यूमेरिकल का बहुत मजबूत भाग है फिजिक्स में। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें आपका आवेश कैसा है, स्थिर है, और स्थिर होते हुए ये चीजें जनरेट करता है। अब दूसरी जो यूनिट आती है फिजिक्स की, वो आपकी आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दूसरी जो हमारी यूनिट आपकी है, यूनिट नंबर 2, वो आपकी है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इस यूनिट को करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अब आवेश कहाँ जाएगा। अब जो आपका चार्ज था, आवेश था, वो रेस्ट पे नहीं है। अभी तक आवेश आपका रेस्ट पे था। अब जो आपका आवेश है यानी चार्ज है, वो आ जाएगा मोशन में। किसमें आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा, गति करेगा। जैसे ही आवेश गति करता है तो ये 2 प्रकार की चीजें जनरेट करता है। एक तो ये उत्पन्न करता है वैद्युत धारा, ये उत्पन्न करता है वैद्युत धारा, और दूसरा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि गति करने की भी 2 कंडीशनें होती हैं। या तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, एक नियत वेग से जा रहा होगा, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से यानी परिवर्ती वेग से जा रहा होगा, इसका वेग चेंज हो रहा होगा। अगर एक समान वेग से जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा होगा, और वेग चेंज कर रहा होगा तो चुंबकीय से बना रहा होगा। तो यहां पर वैद्युत गतिकी में 2 चीजें जनरेट होती हैं, करंट और चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायनामिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपके फिर 2 चैप्टर आते हैं, वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के। अब जो तीसरी यूनिट आपकी आती है, यूनिट 3, वो तीसरी यूनिट आपकी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको हम कहते हैं, तथा इसमें चुंबकत्व भी जुड़ा होता है, तथा चुंबकत्व, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ये आपकी तीसरी यूनिट है और इसमें जो चैप्टर पढ़ना पड़ता है उसमें चैप्टर आपका पढ़ना आ रहा होता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये आपका इसके अंदर चैप्टर आता है, इसमें चुंबक के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पूरा चैप्टर था, इसका हम पूरा चैप्टर लिख देते हैं यहां पर, वो था गतिमान आवेश। क्योंकि अब आप वैद्युत गतिकी में आ चुके हो तो आवेश कैसा हो गया, गतिमान हो गया है। गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गई आपकी 3 यूनिट हो गई। अब चौथी यूनिट आती है यूनिट नंबर 4। वो यूनिट आपकी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड प्रत्यावर्ती धारा को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्योंकि धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है दिश धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट अर्थात एसी, और दिश धारा कहते हैं, दिश धारा को डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। तो इसको यहां लिख देंगे हम अल्टरनेटिव करंट। इस यूनिट में ये दोनों अपने आप में चैप्टर होते हैं अलग अलग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अलग चैप्टर है और प्रत्यावर्ती धारा अलग चैप्टर है। ये दोनों अपने आप में चैप्टर है। अब लास्ट यूनिट बचती है, वो आपकी है यूनिट नंबर 5। जो आपकी 5वीं यूनिट है और फर्स्ट बुक की लास्ट यूनिट है, वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी यूनिट है। ये एक चैप्टर है, यूनिट भी है, और सबसे अहम बात यह है ये तरंगों का एक चैप्टर है।
कक्षा 11 में आपने तरंग गति पढ़ी होगी, पूरी वहां पर एक यूनिट है तरंग गति की, कई सारे चैप्टर होते हैं, सरल आवर्त गति, प्रगामी आवर्त गति, बहुत सारे वहां पे चैप्टर हैं तरंग गति के, लेकिन उनमें भी इस चैप्टर को नहीं रखा गया है। सेकेंड फिजिक्स आप जब पढ़ते हैं तो उसमें भी एक तरंग का चैप्टर है तरंग प्रकाश की, उसमें भी इस चैप्टर को नहीं रखा गया है। जबकि एनसीईआरटी सबको कंबाइन करती है, सबको जोड़ने का काम करती है, कई सारे चैप्टरों को एक साथ कंबाइन कर लेती है, लेकिन एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर को अलग रखा गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। यानी इसमें कुछ विशेष बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर जो मेन बात आपको पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से निकलता है तो पृथ्वी तक आता है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल तो एक माध्यम है, तो यहां तो प्रकाश दिखता है, लेकिन यहां तक का जो प्रकाश होता है, अंतरिक्ष में जो प्रकाश होता है, फ्री स्पेस में होता है, वो प्रकाश आपको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है। अब जब प्रकाश चला यहां से यहां दिखता है, यहां प्रकाश फिर दिख जाता करके, ऐसा क्यों होता है, यहां प्रकाश कैसे चला? जबकि अगर तरंग की बात की जाए तो तरंग का मतलब होता है किसी माध्यम के कणों का विक्षोभ या माध्यम के कणों का कंपन। अगर कहीं भी किसी माध्यम में कण कंपन करते हैं तभी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तरंग उत्पन्न होने का मात्र एक रीजन है कि माध्यम के कणों का ऑस्किलेशन, माध्यम के कणों का कंपन। बिना माध्यम के कणों के कंपन के कभी तरंग बनती नहीं है। जैसे हमारे ध्वनि तरंगें बन रही, तो हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकली जो ध्वनि है वो माध्यम, बीच में वायु है, उस वायु के कण इस माध्यम में कंपन करते हुए आपके कान तक पहुंचती है, तब आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे पानी है, पानी में पत्थर फेंक दें तो पानी क्या है, माध्यम है, उसमें माध्यम कण कंपन करते हैं तब जाकर के तरंग बनती है। जैसे रस्सी बंधी हो, रस्सी खींच छोड़ते हैं तो रस्सी जो माध्यम कण दो कंपन करते हैं तब तरंग बनती है। यानी ये बात क्लियर है कि जब तक माध्यम का कण ऑसिलेशन नहीं करेगा, कंपन नहीं करेगा, तब तक तरंग बनी नहीं सकती है। तो तरंग के लिए क्या चाहिए, माध्यम के कणों का कंपन चाहिए। अब यहां जब सूर्य का प्रकाश यहां से निकला, बीच में है अंतरिक्ष, फ्री स्पेस, निर्वात है, वैक्यूम है, कोई भी माध्यम नहीं है, तो आखिर यहां कौन कंपन करता है जिस वजह से तरंग प्रकाश की यहां तक आ जाती है? क्योंकि प्रकाश एक तरंग है और तरंग ले चाहिए माध्यम के कणों का कंपन, और यहां कोई माध्यम है ही नहीं, फ्री स्पेस है, तो ये प्रकाश आया कैसे? ये बात इस चैप्टर में प्रूव हो जाएगी कि प्रकाश क्या है और कैसे यहां तक आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन करती होंगी, वो इस चैप्टर में प्रूव हो जाएंगी। चैप्टर भले ही छोटा है लेकिन इसका जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा अंदर तक है। तो ये हो गया फर्स्ट बुक का सिलेबस। पूरे फर्स्ट बुक में आपको 5 यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट आपकी जो है वो है स्थिर वैद्युतिकी। तब तक आपका चार्ज क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, और उस रेस्ट की वजह से उस आवेश के चारों विद्युत उत्पन्न होगा, वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, ये कंडीशनें वहां पर पढ़ेंगे। फिर उसमें वैद्युत विभव के साथ साथ धारिता जुड़ जाएगी, जो कैपेसिटर वगैरह होते हैं। आपने सुना होगा पंखे में जो कंडेंसर लगा होता है वो एक कैपेसिटर होता है, वो चार्ज होता है, उसके अंदर भी आवेश स्टोर होते हैं, वो कैसे वर्क करता है ये आप पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। दूसरी जो आपकी यूनिट थी वो थी वैद्युत गतिकी। उसमें आपका चार्ज जो है वो मोशन में आ जाएगा। जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो करंट बना देगा और मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो वहां विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, ओम का नियम वगैरह, किरचॉफ के नियम वगैरह पढ़ेंगे। और जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो जब आवेश चलेगा, गति करेगा, तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तब हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि विद्युत जो जनरेट होती है वो चुंबक के प्रेरण से भी उत्पन्न होती है, फैराडे के नियम वगैरह। क्योंकि पूरी फिजिक्स जो है वो नियमों और सिद्धांतों पर ही आधारित है। फिजिक्स को समझने के लिए नियमों और सिद्धांतों को समझना होगा। हर एक घटना किसी न किसी सिद्धांत से जुड़ी होती है, उसमें कोई ना कोई नियम फॉलो हो रहा होता है। तो पूरी फिजिक्स हमारी नियमों और सिद्धांतों पर लागू है। इसलिए हम नियमों और सिद्धांत, चाहे वो ओम का नियम हो, चाहे किरचॉफ का नियम हो, चाहे एम्पियर का नियम हो, चाहे मैक्सवेल का नियम हो, सभी नियमों को, सभी सिद्धांतों को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिजिक्स अच्छे समझ में आती है। अब अगर बात करें तो सेकेंड बुक में चलते हैं हम लोग। सेकेंड बुक में क्या सिलेबस पढ़ना है आपको?
इंटरमीडिएट की सेकेंड बुक में भी कुछ यूनिट हैं, उनमें से जो पहली यूनिट है वो यूनिट आपकी प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। इस प्रकाशिकी में भी दो चैप्टर दिए गए हैं। इस प्रकाशिकी के एक चैप्टर आपका इसमें से है किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, और दूसरा जो चैप्टर आपका है वो है तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। इसको हम किरण प्रकाश की को रे ऑप्टिक्स कह सकते हैं, अंग्रेजी में रे ऑप्टिक्स। इस प्रकाशिकी में जो गणित के कोऑर्डिनेट रूल होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के रूल होते हैं, वो फॉलो होते हैं, इसलिए इसको ज्यामिति प्रकाशिकी भी कहा गया है। इसको आप आगे चल के ज्यामिति प्रकाश ही पढ़ेंगे, ज्यामितीय प्रकाशिकी। और जो तरंग प्रकाश की है इसको हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? वेव ऑप्टिक्स। देखो यहां तरंग की बात आ गई, यहां भी प्रकाश को तरंग कहा गया, तरंग प्रकाश की, जो हम यहां तरंग की बात कर रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगों में। इस चैप्टर के साथ भी इसको नहीं रखा गया है, यहां से भी इसको रखा गया है, फर्स्ट ईयर में तरंग से भी रखा गया है, यानी इसमें कुछ विशेष चीज है। आगे देखिए, अब ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग 13 नंबर आते हैं आपके इस प्रकाशिकी से, ऑप्टिक्स से। इसमें प्रकाश की बेसिक चीजें हैं, जो परावर्तन, अपवर्तन वगैरह पढ़ते हैं, प्रिज्म वगैरह पढ़ते हैं, मान्यता वगैरह पढ़ते हैं 10th क्लास के स्टैंडर्ड से। कुछ ये लेंस की स्टैंडर्ड हैं, 10th लेवल से कुछ हाई लेवल पर हैं, वो यहां से पढ़ते हैं। इसके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। सेकेंड अगर बुक की बात की जाए तो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों चैप्टर से आते हैं, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल का ग्राफ कम होता जाता है सेकेंड बुक में। जैसे तीसरा चैप्टर आएगा न्यूमेरिकल और कम हो जाएंगे, और लास्ट होता है न्यूमेरिकल बिल्कुल काम खत्म हो जाता है, थ्योरी ज्यादा आती है पीछे से है, और इसमें स्टार्टिंग न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। दूसरी जो हमारी यूनिट है, यूनिट जो सेकेंड हमारी है इसमें, वो है विकिरणों की द्वैत प्रकृति। विकिरणों की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब है कि जो आपके विकिरण है, जो प्रकाश है, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, उसके डबल नेचर हैं, दो प्रकृतियां हैं। दो प्रकृति कौन सी हैं? यहां आप देख सकते हो, किरण और तरंग। पार्टिकल के रूप में भी प्रकाश है और वेव के रूप में भी प्रकाश है। तो पार्टिकल के रूप में होने की वजह से, तरंग के रूप में होने की वजह से इसको द्वैत प्रकृति कह दिया गया, डबल नेचर। तथा द्रव्य, द्रव्य में भी डबल नेचर है, तो यहां कह सकते हैं मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का डबल नेचर होता है, एक तो पार्टिकल सिस्टम, दूसरा वेव सिस्टम। इसमें जो सबसे मेन बात आएगी इस चैप्टर में, एक ही चैप्टर आपको मिलेगा, वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे प्रकाश से हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा जो रहा है सौर ऊर्जा, सौर सिस्टम, सूर्य से प्रकाश आता है और उससे विद्युत ऊर्जा में प्राप्त हो जाती है। तो ये आपकी है दूसरी यूनिट। अब इसके आगे चलते हैं तीसरी यूनिट पर।
तीसरी हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 3, वो है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस। अब इसमें भी 2 चैप्टर हैं। एक आपका चैप्टर है परमाणु, अलग चैप्टर है, और जो न्यूक्लियस आपका है नाभिक, वो अलग चैप्टर है। न्यूक्लियस, इनमें से कुछ चीजें इस बार हटा भी दी गई हैं, कुछ सिलेबस में परिवर्तन भी किया गया है। इसमें परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में, परमाणु की खोज कैसे हुई, परमाणु में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, न्यूक्लियस में जब आएंगे तो न्यूक्लियन, रेडियोएक्टिविटी, और आपका जो इसमें नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, इस टाइप से जो कुछ भी चीजें हैं वो कुछ केमिस्ट्री से रिलेटिव आती है। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट, इनसे थ्योरी बहुत आती है, न्यूमेरिकल बहुत कम ना के समान आते हैं। तो ये हो गई यूनिट नंबर 3। अब एक लास्ट यूनिट बचती है यूनिट 4। वो आपकी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसके अंदर डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह जो होते हैं, इसका चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें मेन चीज होगी अर्धचालक। अर्धचालक जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, अर्धचालक युक्तियां, संधि डायोड, संधि डायोड, जंक्शन डायोड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जंक्शन डायोड। इसमें था ट्रांजिस्टर भी, लेकिन ट्रांजिस्टर को इस बार से हटा दिया गया है, तो केवल आपका है अर्धचालक संधि डायोड। इसमें कई प्रकार के डायोड पढ़ने मिलेंगे। डायोड क्या करता है? डायोड करंट को फॉरवर्ड या रिवर्स करता है। ये जब चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे तो सारी बातें समझाएंगे। इतना तो आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है। अब केवल सिलेबस बताया है, इसके बारे में सब कुछ एक साथ बताना नामुमकिन नहीं है। बताया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे एक साथ अगर बताएंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अब इसका चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पर वीडियो आपको मिलेगा, ताकि आप एक एक चीज को अच्छे समझ सकें। एक साथ अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हर चैप्टर से कुछ वीडियो बना करके स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल जो होंगे, न्यूमेरिकल की बात करें अगर, तो न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो वो पूछ भी सकता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया इंटरमीडिएट का।